नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम राजनीति की बातें बहुत सारी करते रहते हैं। खड़गे ने मोदी को कहा, मोदी ने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने योगी को किया, इस तरह की तमाम पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बढ़िया बात होती है, वो होती है पढ़ना पढ़ाना। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। ये बिल्कुल 100% तय है कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। और पत्रकार कोई किताब लिखे और वो किताब पूरी दुनिया में धूम मचा दे, ऐसा भी बहुत कम होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं मित्र तो नहीं कहूंगा, मेरे बड़े भाई जैसे एक इतना होनहार, इतने योग, इतने काबिल पत्रकार। और कुछ लोग सिद्धांतों को, ख्यालों को, जिंदगी को जीते हैं, केवल कहते नहीं, जीते हैं। गांधी का नाम नहीं लेते, गांधी को जीते हैं। उन्हीं में से एक हैं वो। मैं अभी परिचय कराऊंगा उनसे आपका। गांधी जी के आश्रम पर 5 स्टार महल की तरह बनाने की तैयारी हुई तो ये पत्रकार पहुंच गए वहां पे, उसके आगे धरना दे दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर कश्मीर ने गांधी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी तो अदालत तक पहुंच गए, नोटिस जारी करा दिया गवर्नर मनोज सिन्हा को। और फिर एक किताब लिखी उन्होंने, सिंधिया घराने के इतिहास को लेकर किताब की, और उस किताब ने भारत भर में धूम मचा दी। सिंधिया का इतिहास, सिंधिया घराने का इतिहास हमेशा सुर्खियों में रहा है। कुछ सकारात्मक लोग बात करते हैं, कुछ नकारात्मक बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो सिंधिया का जिक्र जरूर होगा। मैं मध्य प्रदेश में उनके घर गया, उनके परिवार से मिला और इतना आत्मीय अनुभव हुआ मुझे, तब मैंने उस किताब के विस्तार में जाना। जैसे मां कोई बच्चे को जन्म देती है, फिर सब पीड़ा से गुजरती है, 9 महीने तक संभाल के रखती है, एक लेखक का जीवन भी एक किताब को लिखने का ऐसा ही होता है। महीनों तक एक एक शब्द को, एक एक लाइन को वो जीता है, सचोता है, लिखता है। तो मैं नाम आप समझ ही गए होंगे, मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक देश की एक महान शख्सियत डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, जिन्होंने सिंधिया घराने पर एक किताब लिखकर पूरा तहलका मचाया। अगर राकेश जी आपके पास में वो किताब रखी हो तो पहले मुख्य पृष्ठ उसका दर्शकों को दिखा दीजिए। ये किताब है सिंधिया और 1857। आपको 1857 से याद आ गया होगा। और सिंधिया के घराने का इस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में, आजादी के बाद में क्या इतिहास रहा और क्यों इतिहास उनको याद करता है। एक एक शब्द इस किताब का ऐसा है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। और मैं हैरान, डॉक्टर राकेश पाठक जी इतने व्यस्त रहते हैं और बड़ा अच्छा परिवार है। इनकी पत्नी भी एक IAS अफसर हैं। दोनों लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और दोनों लोग वैचारिक स्तर पर इतने मजबूत हैं, एक दूसरे के साथ इतना अच्छा सामंजस्य है। तो एक ब्यूरोक्रेट और एक लेखक के घर में एक लेखक इतनी शानदार किताब कैसे लिख सकता है, ये आज राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस किताब पे आपका जिक्र आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस किताब को लिखने की प्रेरणा कब मिली, यहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। क्यों आपके दिमाग में आया कि सिंधिया के ऊपर एक किताब लिखनी है? संजय जी, बहुत शुक्रिया। इस मेरी मामूली सी किताब पर बात करने के लिए आपने मुझे ये मंच अपना दिया है। दरअसल में हम लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं। मैं भिंड में पैदा हुआ, ग्वालियर में पला बढ़ा। सिंधिया राजघराना ग्वालियर चंबल अंचल का बहुत प्रतिष्ठित घराना है और न केवल ग्वालियर चंबल का बल्कि पूरे देश में सिंधिया घराने की एक अपनी अलग साख है। सिंधिया राजघराना एक ऐसा राजघराना है जिसकी भूमिका आजादी से पहले भी बहुत महत्वपूर्ण थी और देश की आजादी के बाद भी। लेकिन जब भी सिंधिया घराने की बात होती है, सिंधिया राजवंश की बात होती है, तो हमारे देश की आजादी की जो पहली लड़ाई है 1857 की क्रांति, उसमें तत्कालीन जो महाराज थे जयाजीराव सिंधिया, उनकी भूमिका को लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े होते रहते हैं। मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूं, मुझे लगा इसकी पड़ताल करना चाहिए। खास तौर से जब जब सिंधिया घराने के किसी व्यक्ति ने कोई दल बदल किया, यानी 1967 में राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, जनसंघ में गई। उसके बाद अभी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी,
भारतीय जनता पार्टी में गए। जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, लोग हमेशा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की वो पंक्तियां दोहराने लगते हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, लंबी कविता है, लेकिन उस कविता में से इस एक पंक्ति को हमेशा सिंधिया राजघराने के ऊपर थोप दिया जाता है। और विडंबना संजय जी ये है कि जब सिंधिया परिवार का कोई व्यक्ति इस पार्टी में होता है तो दूसरी पार्टी वाले ये कविता सुनाते हैं, जब सिंधिया घराने का व्यक्ति उस पार्टी में पहुंच जाता है तो इस पार्टी के लोग ये कविता दोहराने लगते हैं। ये विडंबना सिंधिया परिवार की है। लेकिन मेरे लिए इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ कविता की एक पंक्ति के आधार पर यह सोचना संभव नहीं था कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। मुझे उसकी तह में जाना था। मुझे लगा यह सही अवसर है कि इसकी पूरी पड़ताल करूं। तो मैंने सिंधिया घराने का इतिहास पढ़ना शुरू किया, तमाम दुर्लभ गजेटियर्स हासिल किए। यहाँ वहां से मेरे गुरु हैं इतिहास के प्रोफेसर एमडी मिश्र, जिन्होंने मुझे इतिहास दृष्टि दी। तो मैंने जब सारी सामग्री इकट्ठा की और उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये आज की नई पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वाकई में उस वक्त घटनाक्रम क्या था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे झांसी से चलकर पलायन करके अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंची, कैसे जयाजी राव सिंधिया उनके खिलाफ तोपें चलाने के लिए पहुंचे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें लक्ष्मीबाई लड़ने को विवश हुई। और उससे पहले झांसी का जो नेवालकर राजवंश है, यानी महारानी लक्ष्मीबाई का राज परिवार, जहां वो ब्याह कर आई थी, वो नेवालकर वंश कहलाता है। उसका और ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का आपसी रिश्ता क्या था। एक सदी से दोनों लोग आपस में एक दूसरे को शहमात का खेल खेल रहे थे। इन सब चीजों को मैंने एक क्रम देने की कोशिश की। मेरी किताब में सिर्फ 1857 की बात नहीं है। सिंधिया राजवंश का उद्भव जहां से हुआ वहां से बात शुरू करके महाराष्ट्र में पुणे के पास से, और महाजी सिंधिया जैसे महान पराक्रमी राजा का जिक्र भी है। उन्होंने जितने युद्ध लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, महाजी सिंधिया तो इतने पराक्रमी थे कि जो मुगल बादशाह था शाह आलम, वो उन पर आश्रित था। दो दो बार शाह आलम को महाजी सिंधिया ने तख्त पर बिठाला, उनकी मदद से शाह आलम तख्त पर बैठ पाया। तो ये सब चीजें मैंने एक क्रम से रख के फिर मैं 1857 पर पहुंचा, और वो चीज प्रमाणों के आधार पर दस्तावेजी प्रमाण से सिद्ध हुई कि जयाजी राव सिंधिया ने जब महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, पेशवा राव साहब, महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इस उम्मीद में ग्वालियर की सरहद पर पहुंचे कि जयाजी राव सिंधिया उनकी मदद करेंगे, क्रांति में साथ देंगे कि तो अंग्रेजों को हम मार भगा पाएंगे। लेकिन जयाजी राव सिंधिया ने मदद करने के बजाय उनके खिलाफ ही युद्ध छिड़ दिया। ग्वालियर की सीमा पर जब राव साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई पहुंची तो जयाजी राव सिंधिया खुद घोड़े पर सवार होकर लड़ने के लिए वहां पहुंचे, और उन्होंने अपने हाथ से तोप के गोले दागे थे लक्ष्मीबाई पर। तो ये निष्कर्ष मैंने प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत किया है किताब में। मैंने अपनी तरफ से कोई बात थोपी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला। विनायक दामोदर सावरकर अगर लिख रहे हैं कि सिंधिया गद्दार था, तो कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमा में सावरकर के शब्दों में लिख दिया है मैंने। जी संजय जी, तो मेरी किताब लिखने की जो आपने प्रेरणा, मुझे लगा कि नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए ऐतिहासिक तथ्य, और पहले से जो सिद्ध तथ्य हैं उनको सिर्फ परोस दिया एक साथ रख के। राकेश जी, मैं इस किताब की बहुत डिटेल इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि अभी पहले तो मैं ये सवाल करूंगा आपसे कि ये पब्लिकेशन कहाँ है और क्या अमेज़न पे उपलब्ध है किताब? जी संजय जी, बड़ी दिलचस्प बात है ये। जब ये किताब मैंने लिख ली पूरी, और देश के बड़े जाने माने इतिहासविद अशोक पांडे ने उसकी भूमिका लिखी है, तो हम लोगों ने प्रकाशकों से संपर्क किया। स्वाभाविक तौर पर मैं कोई ऐसा नामचीन लेखक तो हूं नहीं, मैं तो इतिहास का साधारण विद्यार्थी और बहुत ही साधारण पत्रकार हूं। संजय जी, कई बड़े बड़े प्रकाशक महीनों तक इस किताब को रखे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया, बात होती रही। फिर अंत में ज्यादातर ने इस पुस्तक को छापने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। हो सकता है इसके पीछे वजह यह हो कि जिस सिंधिया राजवंश के बारे में ये किताब है उसके एक नुमाइंदे केंद्र में सत्ता में है, केंद्र में मंत्री हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये उनका विवेकाधिकार है, कौन सी किताब छापे कौन सी नहीं छापे। आखिर में सेतु प्रकाशन समूह जो है नोएडा, बहुत अच्छा प्रकाशक है, उस सेतु प्रकाशन समूह ने मेरी पांडुलिपि को स्वीकार किया और अपने संपादकीय मंडल से उसको जांच परख करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि इस किताब को हम छापेंगे।
तो सेतु प्रकाशन से ये किताब आई है। सेतु प्रकाशन समूह का जो ऑनलाइन जो उनका वेबसाइट है, वहां से भी इसको बुक करके मंगा सकते हैं। अमेजन पर तो है ही, अमेजन पर भी बिक रही है, और आप लोगों की दुआओं से किताब ठीक ठाक लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक बिक रही है। बहुत और चर्चा जो हुई। भी कमी दोषी है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं तो सबसे कहता हूं जो कमियां उसमें रह गई हैं वो जरूर बताएं। जी संजय। और थोड़ा मोड़ा नहीं, मतलब बेहद ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल गलियारों में इस किताब की बहुत चर्चा है। अब मैं इस किताब को बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि सब कुछ मैं आपसे पूछ लूंगा तो किताब पढ़ी क्या जाएगी, लेकिन कुछ खास चीजें मैं आपसे पूछूंगा। आपने कहा इस किताब में आपने लिखा है सावरकर ने कोड अनकोड कहा है, वो लाइन मुझे जरा एक बार फिर से बताइए, क्या कहा है? देखिए, सावरकर की पंक्तियां तो मुझे इस किताब में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगी, लेकिन इसके बहाने से मैं आपको ये बताता हूं कि सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर किताब लिखी थी। 1857 चे स्वातंत्र समर, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड में रहते हुए लिखी थी। वो छप नहीं रही थी, फिर जर्मनी में भेजा गया, वहां भी नहीं छपी, फिर लौट कर आई। किताब कुल मिलाकर उनके सहयोगियों ने उसका अनुवाद किया। भारत में अंग्रेजों ने उस वक्त इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था, तो वो दबे छुपे में किताब यहां चलती थी। लेकिन 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले पहले व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। जी हाँ संजय जी, कार्ल मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के उस लड़ाई को, जिसको अंग्रेज सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते थे, कि सिपाहियों ने कोई बगावत कर दी, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स उस वक्त इंग्लैंड में रहते थे और अमेरिका के एक अखबार के लिए लेख लिखा करते थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट्स जाती थी यहां से, भारत सरकार से, उनका अध्ययन करके लेख लिखा करते थे। उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा था मार्क्स ने कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। फिर सावरकर की किताब उसके बाद आई। कार्ल मार्क्स तो उसी समय लिख रहे थे, 1857 1858 में। सावरकर ने 1907 में किताब लिखी। तो उन्होंने जो घटनाक्रम का उल्लेख किया है उसमें जो लिखा है उन्होंने कि जिस वक्त लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, उस वक्त जयाजी राव सिंधिया ने उनकी मदद करने के बजाय उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्रांतिकारियों की मदद नहीं की। तो सावरकर ने लिखा है कि अब देश देखे कि महाजी सिंधिया जैसे पराक्रमी का कितना रक्त इस फिरंगी भक्त जयाजी राव के भीतर है। फिरंगी भक्त लिखा है सावरकर ने। फिर आगे उन्होंने गद्दार लिखा है, कायर लिखा है, और लिखा है कि वो इस तरह से क्रांतिकारियों के हाथों से हार कर और आगरा पलायन कर गए। और संजय जी, बड़े आश्चर्य की बात यह है, एक बड़ा दिलचस्प मामला आपसे साझा करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी किताब का विमोचन था भोपाल में 28 अक्टूबर को, मैंने उस दिन विमोचन समारोह में ये बता दिया था, ये आशंका जाहिर की थी कि इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा मैंने की, मेरी भूमिका में है वो। ये इस पेज पर भारत सरकार की एक वेबसाइट है, आजादी का अमृत महोत्सव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, उनके पोर्टल पर आजादी का अमृत महोत्सव वाले खंड में जहां ग्वालियर का जिक्र है वहां ये सब लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद की, उसके कारण लक्ष्मीबाई शहीद हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। मैंने अपने भाषण में आशंका जाहिर की थी कि इस किताब के सामने आने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी वेबसाइट से यह सामग्री हटवा देगा। संजय जी, 48 घंटे में मेरी किताब के विमोचन के बाद जैसे ये बात सामने आई, कांग्रेस की जो मीडिया सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्वीट कर दिया मेरे से, ये तो पब्लिक डोमेन में है किताब। उसके बाद 48 घंटे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वो सामग्री हट गई। लेकिन मजेदार बात यह है संजय जी कि जो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की ई लाइब्रेरी है, उस ई लाइब्रेरी में तो सावरकर की किताब रखी हुई है और सावरकर ने तो गद्दार लिखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सिंधिया राजघराने के गजेटियर्स हैं, जो 100 साल पुराने गजेटियर हैं, एक 1920 का गजेटियर है, एक 1905 का गजेटियर है, उनमें लिखा हुआ है कि महाराज जयाजी राव सिंधिया लड़ने गए लक्ष्मीबाई से और पराजित होने के बाद आगरा चले गए। तो सरकारी वेबसाइट से हटा देने मात्र से इतिहास मिट नहीं जाएगा। दुनिया भर में सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं 1857 की क्रांति पर, और सब में उस दिन की घटना का जिक्र है। 1 जून 1858 को ग्वालियर में मुरार में जो युद्ध हुआ तात्या टोपे, राव साहब और लक्ष्मीबाई के साथ,
उसमें जयाजीराव सिंधिया की पराजय हुई और वे अंग्रेजों के साथ आगरा चले गए। मेरा बहुत स्पष्ट अभिमत यह है संजय जी कि इतिहास को मिटाया ही नहीं जा सकता। इतिहास तो इतिहास होता है और उसके लिए वर्तमान पीढ़ी उत्तरदायी नहीं होती। मैंने अपनी किताब में अपनी भूमिका में भी लिखा है, अंतिम निष्कर्ष में भी लिखा है कि आज हमारी जो पीढ़ी है वो अपने पुरखों के किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पुरखों की उपलब्धियों का गौरवगान करेंगे, अगर आप महादजी सिंधिया के पराक्रम का उल्लेख करेंगे, उसका तमगा लगाएंगे, तो फिर 1857 की क्रांति में जयाजीराव सिंधिया की असफलता या उनके अंग्रेजों का साथ देने का दाग कौन ढोएगा? उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आएगा, वो भी तो आपको ही सहना पड़ेगा। तो मेरी किताब तटस्थ भाव से लिखी गई है और सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को उनमें मैंने रेफरेंस दिया है। मेरी किताब में हर पेज पर नीचे फुटनोट मिलेगा कि किस विंसेंट स्मिथ की किताब में फलाने पेज पर ये है, सावरकर की किताब में फलाने पेज पर ये लिखा है, गजेटियर में सीई लोअर्ड का गजेटियर है, सिंधिया रियासत का जो गजेटेड ऑफिसर था, गजेट ऑफिसर था, और वो गजेटियर तो माधव महाराज प्रथम, ये माधवराव सिंधिया नहीं, ज्योतिरादित्य के पिताजी नहीं, उनसे पहले वाले माधव महाराज प्रथम, उनको समर्पित किया गया गजेटियर है। उसमें लिखा हुआ है जयाजीराव आगरा चले गए लक्ष्मीबाई से लड़ने और पराजित होने के बाद। तो इतिहास में जो तथ्य सिद्ध हैं उन्हें तो कोई नहीं बैठा सकता है। जी संजय जी। आटे जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सावरकर ने एक तरह से सिंधिया के सिंधिया को गद्दार कहा और प्रधानमंत्री जी ने उनके वंशज को अपना दामाद कहा। तो ये जो सिलसिला है, क्योंकि सावरकर तो उनके लिए गॉडफादर है, सावरकर पे सुनी, तो सावरकर जिन गद्दार जिस वंशज को कह रहे हैं, उस वंशज का एक अगली पीढ़ी का आदमी को मोदी जी दामाद कह रहे हैं। संजय जी, मैंने जैसा कि अभी अभी कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने किसी पूर्वज के किसी कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। वे अपने वर्तमान में किए गए कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं। अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अगर कांग्रेस के लोग उन्हें गद्दार कहते हैं या कोई दूसरे लोग भी गद्दार कहते हैं, तो वे अपने इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। 1857 में 150 पौने 200 साल पहले किसी ने कुछ किया, उनके किसी पुरखे ने, उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पार्टी में है, जिस पार्टी में रहते हुए वे नरेंद्र मोदी के दामाद कहला रहे हैं, वो पार्टी तो सावरकर को अपना आदर्श मानती है। जी, मैं कह रहा हूं सावरकर को गांधी जी की जगह स्थापित करना चाहती है। तो अगर सावरकर ने गद्दार लिखा है और बहुत आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, मैं उसको अभी दोहराना नहीं चाहता, किताब में है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे मुंह तो नहीं चुरा सकते, खारिज नहीं कर सकते आपके सावरकर ने जो लिखा है। और अकेले सावरकर नहीं, उस वक्त जितने अंग्रेज लेखक थे या उसके बाद के जो भारतीय लेखक थे, अयोध्या सिंह जैसे लोग, बड़े बड़े आरसी मजूमदार जैसे लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, जितने लोगों ने उस काल का इतिहास लिखा है, या लक्ष्मीबाई पर जो किताबें लिखी गई हैं, पारसनीस बहुत प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं जिन्होंने लक्ष्मीबाई पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। मैं वृंदावन लाल वर्मा का उल्लेख नहीं करता, उनको मैंने सिर्फ एक कहानीकार उपन्यासकार के रूप में ही उल्लेख किया है। लेकिन जो प्रामाणिक इतिहासकार हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की फाइल्स का अध्ययन किया, अंग्रेजों के पत्राचार का अध्ययन करने के बाद लिखा है, खुद सिंधिया घराने के पत्राचार के आधार पर जो किताबें लिखी गई हैं, अगर उसमें ये लिखा है कि जयाजीराव सिंधिया ने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की थी, तो उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। और कई ऐसे अनछुए, नए तो नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहता हूं, कई ऐसे अनछुए छोटे छोटे नायक हैं क्रांति के समय के, जिनका उल्लेख आमतौर पर कम हुआ है। जैसे सिंधिया घराने खजांची थे अमरचंद बाठिया, नई पीढ़ी उन्हें जानती भी नहीं है, ग्वालियर के लोग ही ज्यादातर नहीं जानते। उन्होंने क्या हुआ था कि जब जयाजीराव सिंधिया चले गए आगरा अंग्रेजों की शरण में, और राव साहब तात्या टोपे लक्ष्मीबाई का शासन स्थापित हो गया ग्वालियर में, कुल 21 दिन उनका शासन रहा, तब उन्होंने सिंधिया घराने के जो खजांची थे अमरचंद बाठिया, उनसे कहा कि हमारी मदद करिए, इस खजाने में से हमको धन दीजिए तो हम अपनी सेना बनाए, हथियार बनाए। अमरचंद बाठिया ने उन क्रांतिकारियों की मदद की। लेकिन जब लौटकर 21 दिन बाद जनरल ह्यूरोज जयाजीराव सिंधिया को लेकर आया और लक्ष्मीबाई की हार हुई, लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, तात्या टोपे राव साहब वहां से पलायन कर गए और फिर मिले नहीं कभी। तात्या टोपे बाद में पकड़े गए, उनको फांसी हो गई शिवपुरी में। तब अंग्रेज सरकार ने जयाजीराव सिंधिया के अपने खजांची अमरचंद बाठिया को फांसी पर लटका दिया।
जयाजीराव सिंधिया ने अपने खजांची को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वे चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। इसी तरह एक शहजादा फिरोज शाह, जो मुगल सल्तनत की परंपरा से ही आता था, मुगल राजघराने का ही था, वो युवा जो क्रांति के समय मक्का में था, जब उसको लगा कि देश में आजादी की लड़ाई चल रही है, 28 साल का शहजादा फिरोज शाह, वो ग्वालियर आया क्रांतिकारियों के साथ, वो लड़ा। अंत में वो क्रांति जब विफल हो गई तो फिर वो फारस चला गया, वहां घूमता रहा, बाद में फकीर होकर उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने अंत में जो परिशिष्ट अलग से दिया है, ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, अनजाने नायक हैं छोटे छोटे, उन सब के बारे में भी जानकारी मैंने दी है इस किताब में। जी संजय जी। राकेश जी, इतना ज्यादा चर्चा में शायद इतिहास पे लिखी कोई किताब बहुत दुर्लभ होगी जो इतना ज्यादा हड़कंप मचा दे। पूरे चुनाव में उस किताब की चर्चा रही। एक बार बताइए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोई कमेंट, कोई टिप्पणी आई? नहीं, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे मुझसे तो कुछ कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया, और हमारे ग्वालियर के हैं, मेरे बड़े उनसे आत्मीय संबंध हमेशा से रहे, और मेरी तरफ से आज भी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, किताब लिखने के पीछे कोई मंशा कुमंशा नहीं थी। सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की पड़ताल थी कि वाकई में 1857 की क्रांति में क्या था। संजय जी, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक और बात आपको चौंक आएगी, यद्यपि वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रियासत हड़प ली अपनी हड़प नीति से, कि जिसके बच्चे नहीं है, जिनको कोई संतान नहीं जिस राजा को हुई है, उसके गोद लिए बच्चे को मान्यता ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी। महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत कोशिश की कि उनके गोदनामे को स्वीकार कर लिया जाए, डलहौजी उसको स्वीकार कर ले। उसके बाद किले से उनको बेदखल कर दिया गया, वे झांसी में नीचे शहर में एक महल में आकर रहने लगे। बहुत दिनों तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बजाय इसके पत्र व्यवहार करती रही। जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का नरसंहार कर दिया झांसी में, एक जोखनबाग हत्याकांड हुआ, उसका उल्लेख है उसमें, बहुत निर्मम हत्याकांड था, तब भी महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह कहती रही कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ही राजकाज चलाने के लिए तत्पर हूं। लेकिन अंत में वे क्रांति में कूदी जब सचमुच में उनको लगा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक तथ्य यह भी है ना कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उस गोदनामे को स्वीकार कर लेती तो हो सकता है महारानी लक्ष्मीबाई भी क्रांति में नहीं कूदती, पर जब अवसर आया तब तो क्रांति में कूदी ना। मनुष्य की असली परीक्षा यह है कि जब सचमुच में मौका सामने हो तब क्या करता है वो। जब आपको चुनाव करना है कि सत्य और असत्य के बीच में, तब आप किसके साथ खड़े हैं। और लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने ग्वालियर में, उस घटनाक्रम का 17, 18, 19 जून के घटनाक्रम का भी मैंने विस्तृत वर्णन किया है अलग अलग किताबों में। जो घटनाक्रम है कि किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरह उनकी शहादत हुई, किसी ने कुछ और लिखा है, किसी ने कुछ और लिखा है, किसी ने कहा उनको गोली लगी, किसी ने कहा तलवार से सिर उनका कट गया, वगैरह वगैरह। और एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि लक्ष्मीबाई की शहादत की तारीख आमतौर पर 18 जून मानी जाती है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसमें ब्रिटिश एक रेजिडेंट था मेजर मैकफरसन, वो अपनी डायरी लिखता था रोज। उसकी डायरी के आधार पर ऐसा लगता है कि 17 तारीख को एक दिन पहले वे शहीद हो गई हैं। किसी ने उसके अगले दिन लिखा है, तो मैंने एक अध्याय उस पर भी लिखा है, शहादत की तारीख पर संशय है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो सरकारी कैलेंडरों में आती है वो शहादत की तारीख 18 जून ही मानी जाती है। तो इस तरह से कई छोटे छोटे अध्याय इसमें मिलेंगे जो नई पीढ़ी के लिए नई जानकारी के। एक आखिरी सवाल, ये किताब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भिजवाई? नहीं, मैंने अपनी तरफ से नहीं भिजवाई, और मैंने आमतौर पर अपने जो समीक्षक वगैरह हैं या मेरे अग्रज जो लोग हैं या आप जैसे हमारे भाई और मित्र, उन्हें किताब जरूर भेजी। मैंने किसी नेता को किताब कहीं भिजवाई नहीं, कोई संयोगवश कहीं मिल गया संयोग से। क्या लगता है आपको अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी? मुझे नहीं लगता उन्होंने किताब पढ़ी होगी, क्योंकि संजय जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अगर वे किताब पढ़ लेंगे तो उन्हें गर्व होगा कि सिंधिया राजघराने के ज्यादातर शासकों ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी। मेरा जो पहला अध्याय उसका शीर्षक ही है, पहले अंग्रेजों से लड़े फिर मित्र बने सिंधिया। महाजी सिंधिया अंग्रेजों से लड़े, दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों से लड़े, जनकूजी राव लड़े, खुद जयाजी राव सिंधिया जिन पर गद्दारी का आरोप है संजय जी, उन्होंने भी ग्वालियर में 2 लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, महाराजपुरा का युद्ध और पनिहार का युद्ध, लेकिन उनमें परास्त हो गए। और चूंकि ये लोग सब लड़ते लड़ते अंग्रेजों से बार बार हारते थे, अंग्रेज इन पर हर युद्ध में हारने के बाद संधियां थोप देते थे कि आप इतनी सेना नहीं रखेंगे, सेना कम कर देते, तोपखाना कम कर दिया, पैदल सैनिक कम कर दिए। तो अंततः ये
अंग्रेजों से लड़ने के बाद नकदंत विहीन हो गए थे, इसलिए इनकी मजबूरी थी अंग्रेजों का साथ देना, पर लड़े थे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किताब पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जानकारियां उन्हें भी नहीं होगी कि उनके राजघराने के कितने लोगों ने कितने युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़े थे। चलिए, तो मुझे भारतीय यकीन सिंधिया का है, तो पूरा, क्योंकि मुझे यकीन है कि चूंकि 4PM देखती है बीजेपी की बहुत बड़ी टीम, तो ये संदेश पहुंचेगा उनको। और मुझे तो यकीन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूर पढ़ ली होगी। अगर मैं उनकी जगह होता, मेरे वंशज पे, मेरे खानदान के, मेरे पूर्वजों पे लिखी गई होती किताब, तो मैं मंगा के पढ़ता। और मैं उनकी जगह होता तो इस गौरवशाली परंपरा को जानकर इस किताब के माध्यम से सुबह सुबह आपके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती और आपका किया के कहता कि ज्योतिरादित्य जी आए हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। अच्छा है, मुझे लगता है कि ये कामना जल्दी पूरी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके घर आए, आपको बधाई दी। और एक लेखक का सम्मान ऐसे ही होता है कि जिसपे किताब लिखी है वो आए, लेकिन वो आए या नहीं आए, मुझे यकीन है कि किताब ने जितना देश भर में तहलका मचाया है, वो जरूर आपको एक दुआ देगा और एक अच्छे लेखक को और अच्छी किताबें लाने की प्रेरणा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक हमसे बात करने बहुत के लिए और धन्यवाद। इतनी शानदार किताब की यादें साझा करेंगे। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राकेश पाठक। और मैंने आपसे कहा ना, एक बेहतरीन किताब पढ़ना जिंदगी के एक बहुत सुनहरे पन्ने को खोलना होता है। तो आप लोग अगर पढ़ने में जरा भी रुचि रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो रुचि रखिए, इस किताब को अमेजोन से मंगाइए, पढ़िए और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम डॉक्टर राकेश पाठक को आपकी राय बताएंगे कि हमारे दर्शकों को यह किताब कैसी लगी। आप जरूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।